सलीम साफी का तफसीली सफर शुमाली वजीरिस्तान, दूसरा हिस्सा। नाज़रीन, इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं राइट साइड पे, ये तस्वीर ये अंग्रेज़ दौर के इस कबायली इलाके यानी नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी के अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट हैं। और जिस तरह वो यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपना हुलिया भी और अपना लिबास भी बड़ी हद तक यहाँ के मकामी कबाइल का बनाया हुआ है। उनके साथ एक वज़ीर कबाइल के उस वक़्त के लीडर वो उनके साथ खड़े हैं और दूसरे जो दावड़ कबीले के लीडर हैं उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह के हम आपको बताते रहते हैं कि कबायली इलाक़ों में अभी तक किताबी लिहाज से वही अंग्रेज़ का कानून राइज है, यानी FCR का, और पॉलिटिकल एजेंट ही गवर्नर और सदर के नुमाइंदे की हैसियत से कबायली इलाके का इंतज़ामी सरबराह होता है। तो इस वक्त इनके जाननशीन नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट कामरान अफरीदी साहब के साथ हम बैठे हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान की क्या सूरत हाल है और उनकी बादशाही किस हद तक दोबारा बहाल हुई है। बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आपकी बादशाही किस हद तक बहाल हुई है। साफ़ी साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान आने की और बाई रोड आने की आपने जो इस वक्त एक वेंचर अपने सर लिया। आपको खुश आमदीद कहते हैं इस एजेंसी में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम उस दौर से गुज़र चुके हैं जो बादशाही का दौर था। अब जो मकसद है यहाँ पे आने का, पब्लिक सर्वेंट हैं और आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और अब आवाम जाग चुकी है, आवाम को पता है, अपने हकूक़ का पता है, आवाम को पता है कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। और वो इतना बोल्ड हो चुके हैं, अब ये वो कबाइल नहीं है, हम लोग वो कबाइल नहीं है कि हम उसको खामोशी से बर्दाश्त करेंगे। हम क्रिटिक्स करने वाले लोग हैं चीज़ों के ऊपर। आप एक कदम गलत लें, अगले दिन आपको बताते हैं कि इधर आपने गलत कदम लिया। तो डेफिनेटली अब हैंड एंड ग्लव्स चलने का, कंसेंसस के साथ चलने का दौर आ गया। नॉर्थ वज़ीरिस्तान एक दौर में सोचने तक भी मुश्किल महदूद हो गया था कि सोच भी नहीं पहुंचती थी वहाँ पे। आज आप आए हैं, आपने नॉर्थ वज़ीरिस्तान देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ जो आपको पाकिस्तान के किसी भी डेवलप, इवन मैं कहूँगा प्रोविंशियल कैपिटल्स में आपको नज़र आती है। जो पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र आता है वो पीस यहाँ पे रिस्टोर्ड है, कोई वेपन नहीं है। डिवेपनाइजेशन ने इतना कमाल कर दिया कि अब तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी है सच अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेंटेन रखे इसमें, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक नुक्ते पे आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। पहले तो ये जो डिवेपनाइजेशन हो गई है, क्योंकि कबाइल और क्लाशनकोप या कबाइल और असलहा लाजिम और मलजूम समझे जाते थे। यहाँ पे आज हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा किसी के हाथ में क्लाशनकोप तो दूर की बात है कि पिस्टल भी नहीं है। ये कैसे हुआ? वेपन एक मेनस बन गया हुआ था इस इलाके में, एक अजाब बन गया हुआ था। जो चीज़ फोर्सी की गई और जिस चीज़ को स्टडी किया गया वो यही था कि अब मेचोरिटी जो जनरेशन, एक पूरी जनरेशन बिगड़ चुकी थी इस पूरे फेज़ के अंदर। और जो जनरेशन पैदा हुई थी टेररिज्म के दौर में, वो जनरेशन 17-18 साल तक पहुंच गई थी। उसको ग्रूम करना और उसको टाइम देना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक वेपन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, डिवेपनाइजेशन नहीं की जाएगी। इस फ़िलासफ़ी के ऊपर हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान बल्कि पूरे फाटा में जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है उसमें ये ड्राइव चलाई कि वेपन फ्री इन्वायरमेंट होगा। जब इन लोगों को हम वापस लेके आ रहे हैं तो उनके साथ हम एक सोशल एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी हुई होती है उनके साथ कि जी आप अपने वेपन सरेंडर करेंगे, रिटर्न में स्टेट आपको प्रोटेक्शन भी देगी, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। और सोसाइटीज़ ने भी कोऑपरेट किया है, डिफरेंट IBOs ऑपरेशन भी कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। टन्स के हिसाब से एक्सप्लोसिव, आपको आज दिन को भी प्रेजेंटेशन में बताया गया, टन्स के हिसाब से वेपन्स भी और डेली बेसिस पे रिकवर हो रहे हैं वेपन्स। तो मेरे ख्याल में अब वो जो देहात में हम जिस तरह से जब रिटर्न करते हैं तो हमारा एक लेवल 3 का एक प्रोसीजर है, हैवी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, स्कैनर्स यूज़ करते हैं। गाँव के एरिया में तो हम वैसे ही स्कैन कर लेते हैं, लेकिन सबर्ब्स में जो चीज़ें हैं उसका भी हम काफ़ी हद तक डेली बेसिस पे रिकवरी हो रही है। बल्कि आज आपके साथ मुलाकात से तकरीबन कोई घंटा पहले 142 रॉकेट और तकरीबन कोई 58 ग्रेनेड जो हैं वो एक जगह पर डिस्कवर हुए हैं। तो मेरी टीम गई हुई है उसको निकालने के लिए। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कि
पॉलिटिकल एजेंट भी यहाँ से बेदखल हो गए थे, उनका सारा स्टाफ भी यहाँ से बेदखल हो गया था। तो ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ उसकी रेड को चैलेंज किया मिलिटेंट ने, और मिलिटेंट को फिर यहाँ से निकाला मिलिट्री ने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ आप वापस लौटे हैं या कि आपके साथ जो पॉलिटिकल एजेंट के मातहत स्टाफ हुआ करता था वो भी वापस आ गया है? जी, अगस्त में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एजेंसी की बहाली, मैं अक्सर इस चीज़ को बड़ा वो करता हूँ कि जी टीडीपी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम नहीं थी, टीडीपी स्टेट भी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी टीडीपी थी, और मैं उस आवाम को वापस रिसीव करने के काबिल उस वक्त तक नहीं हो सकता हूँ जब से उससे पहले मैं ना पहुँचूँ। और मेरे पहुँचने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंट हिमसेल्फ, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं वो इनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे पहले बैठेंगे। तो वो पीरियड जो जब रिटर्न रुका हुआ था, उस पहले इनिशियल 2 महीने के पीरियड को हमने यूटिलाइज़ किया, और मैंने किसी डिपार्टमेंट को बनू में नहीं छोड़ा सिवाय एक तहसीलदार मेरा, जो कि उन ट्राइब्स जो कि इस वक्त टीडीपीज़ हैं और जिनका डेली बेसिस पे रिटर्न हो रहा होता है, उनके रिटर्न रेगुलेशन की वजह से एक तहसीलदार और 2 मोरर बनू में है। इसके अलावा कोई लाइन डिपार्टमेंट, कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा इस वक्त बनू में नहीं है। तमाम के तमाम अपनी तहसीलों तक और अपनी तहसीलों के अलावा अपने देहात तक जिनकी जहाँ पर ड्यूटियाँ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुलवाना शुरू कर दिए हैं। जैसे एरिया का रिटर्न होता है स्कूल, डेफिनेटली मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं 100% स्कूल या 100% स्टाफ को, वो सेटल एरियाज़ में भी घोस्ट वर्कर्स भी होते हैं, हैबिचुअल एब्सेंटीज़म के केसेस भी होते हैं हमारे पास। पिछले 1 माह में हमने 72 टीचर्स का डिसमिसल, ये कुछ हफ्ता पहले हमने 72 टीचर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए हैं। अच्छा, यकीनन आर्मी तो पूरी ज़िंदगी के लिए इधर नहीं रहेगी, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्द अज जल्द हो सके और आर्मी पुलिसिंग की ड्यूटी वो छोड़ दे, या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है उससे आर्मी बेदखल हो। ये आर्मी के लिए भी बेहतर होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी बेहतर होगा। तो जो पॉलिटिकल एजेंट के यहाँ पे दस्तबाजू हुआ करते थे, वो लेवीज़ थे, वो खासादार थे, तो उनका भी तो यहाँ से तकरीबन अमलन ख़ात्मा हो गया था। तो लेवीज़ और खासादार की आपकी फ़ोर्स वापस आ गई है? जी, मेरे 3500 के करीब मेरे पास खासादार हैं, जिसमें से 500 उन एरियाज़ के छोड़ दिए जाएं जो कि रिटर्न नहीं हुआ। बाकी अपने खौरा के ऊपर, अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर 3000 खासादार इस वक्त इन प्लेस हैं और ड्यूटियाँ दे रहे हैं सुबह शाम। खासादारों को मैंने आर्मी के साथ अटैच किया हुआ है कि वो आर्मी उनको यूटिलाइज़ करे और उनसे ड्यूटियाँ अपने अपने एरिया में लें और उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ करे। जो मेरी लेवीज़ हैं इस वक्त 100% लेवीज़ मौजूद हैं, और लेवीज़ की ट्रेनिंग हमने बाकायदा आर्मी से करवाई है वापस लाने के साथ। और बाकायदा आपने देखा होगा रोड पे हमारे अब पिकेट्स बनना शुरू हो गई हैं, लेवीज़ की डिप्लॉयमेंट हो गई है, QRF रोल के ऊपर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बल्कि हमने एक इनिशिएटिव अभी शुरू किया ट्रैफिक पुलिसिंग वाला, जो कि बड़ा अप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आपने देखा होगा रोड्स बड़ी अच्छी बन गई हैं। FWO ने बड़ी, लोग स्पीड्स अब ज़्यादा मारने की कोशिश करते हैं, रोड बेंड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब ये कैजुअल्टी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और फिर एक और चीज़ मैंने देखा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बच्चे भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें मजबूरन ट्रैफिक पुलिसिंग की तरफ भी आना पड़ा। वो भी शुरू किया और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया ट्रैफिक पुलिसिंग को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही वो कंपेयर अपने आप को करना शुरू कर दें, KP पुलिस या पंजाब पुलिस के बराबर हमने पुलिसिंग शुरू कर दी है। बट इन अ पीरियड ऑफ 8 to 9 months मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप ऑन ड्यूटीज़ भी कर दी है सारों को और ड्यूटियाँ कर भी रहे हैं। ये सामने आपके एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी विद पैसेज ऑफ टाइम बन चुकी है और इससे लोग बहुत इस्तेफादा कर रहे हैं और आई थिंक बहुत अच्छा इसको भी आर्मी ने कंस्ट्रक्ट किया है और अभी ये टोटली सिविलियन हैंड्स में है। हम इसको असिस्ट करते हैं बट वो खुद चलाते हैं इसको और फाटा सेक्रेटेरिएट इसको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं अभी। ICUs, आई वार्ड, अब जो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में आप सोच सकते हैं और इसमें हर चीज़ उसी हिसाब से अवेलेबल है।
तो ये अभी यहाँ से तो चूँकि स्टाफ भी सारा जा चुका था, वो डॉक्टर्स थे, वो टीचर्स थे, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तो अब इस हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या वापस आ गए हैं या कि आर्मी के डॉक्टर्स ही या आपका मेडिकल कोर ही इसको देख रहा है? नहीं, इसमें टोटल जो इसको एमएस हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब सिविल डॉक्टर्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमें होते हैं जिसमें हम मिलिट्री से उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट की ट्रेनिंग है, या यहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेडी डॉक्टर्स हैं बट गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। तो वो हमने अभी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी इनका बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट बनाया है, और जो प्रोग्राम के तहत हम इनकी ट्रेनिंग भी करते हैं उस हिसाब से हम सारी इनकी असिस्टेंस करते हैं। बट एज़ फार एज द रनिंग ऑफ द एजेंसी एज पर इज कंसर्न, इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। आर्मी पब्लिक स्कूल का इसको दर्जा मिला है कैटेगरी डी का, तो इसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं। इसकी अभी सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, प्रिंसिपल सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसको आप इस्लामाबाद या किसी और जगह के स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं फाटा सेक्रेटेरिएट के साथ मिल के कि इसकी जो टीचर्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन ले आएँ, और इसको ऑपरेटिव हो चुके हैं, लेकिन इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लासेस को हम बढ़ा रहे हैं। बिकॉज ये पहले एक बॉयज़ हाई स्कूल था तो उसमें उर्दू मीडियम था सारा। जब अभी एपीएस के सिलेबस को लेके आ रहे हैं तो हमें एक प्राइमरी लेवल से शुरू करके फिर साथ साथ चलाना साहब, ये स्कूल की बिल्डिंग को, इसके स्टैंडर्ड को देख के और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ लोग यहाँ पे डर गए हैं। तो शुरू में क्या यहाँ के लोकल ट्राइबल्स को या मकामी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ीसों में भी कोई रियायत दी जाएगी? यहाँ पर प्राइमरी तक तो सारी एजुकेशन है ही फ्री, तो अभी तक तो कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं इनसे। अच्छा। बट अगर थोड़ा सा फ़ीस ले लें तो मेरा ख्याल है वो ओनर्स थोड़ा सा पेरेंट्स पे भी आ जाता है कि 1000 रुपया अगर 1200 तक ले लें। ये सारा मीडिया सेंटर के तौर पे यूज़ हो रहा था, और इसको फिर हमने अभी लेवल आउट करके इसमें गाड़ी भी अंदर चली जाती थी और पूरा इसका सिस्टम था। तो हमने सिर्फ मॉस्क छोड़ दिए, नीचे बेसमेंट इसकी बंद कर दी है। ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, दिस इज़ लेडीज़ हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये लेडीज़ का पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी लेडीज़ जो है वो उसी में जो हमारा एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ आ रही हैं। बट ये इंशाल्लाह इसकी जून जुलाई तक कंप्लीशन है। और ये जो बिल्डिंग है ये हॉस्टल है फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये जेल कॉम्प्लेक्स था, तो ये सारा फिर लेवल करना पड़ा है। ये जितना भी रबल है, अभी इसकी क्लियरेंस का एक बहुत सारा इशू है, बिकॉज ये रोड्स बन रही हैं, बीच में सीवरेज सिस्टम बन रहे हैं। तो ये अभी 7 गाँव हैं, ये अभी वापस नहीं आया, जफ़र टाउन है। तो ये इश्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर सारा काम लगा हुआ है, इसको भी कंस्ट्रक्ट होने, साथ वो लोग बीच में आ जाएं तो एक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन हो जाती है। ये बोया दिगान मोहम्मद खेल का एरिया, ये जो मेन उस वक्त तालिबान का मरकज़ था, और सारा यहाँ पर एक तरीके से पेंटागन कहते थे इसको। और ये अभी बहुत अच्छा स्टेबल हो गया पूरा एरिया। और ये जो ऊपर आपको प्लेटो नज़र आ रहा है, ये क्रोमाइट कॉपर फील्ड्स हैं। वो जो ऊपर आपको चोटी पे पार वुजदा सर नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक इसकी माइनिंग है। ये FW ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इसका, और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में एक खुशहाली की लहर आनी है। इसलिए कि जो अमाउंट ऑफ जो इसका शेयर है ट्राइब्स का, कम्युनिटी रिस्टोरेशन के लिए अलग है और ट्राइब्स का अपना शेयर है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये एरिया जो है ना, ये क्रोमाइट की जो उनकी अपनी लैंड थी, होल्डिंग्स थी, उसकी वजह से बहुत ही एक अच्छा खुशहाल इलाका बन जाएगा। यहाँ के IDPs वापस आ गए हैं या कि नहीं? 100% यहाँ के IDPs वापस आ गए हैं। बोया दिगान मोहम्मद खेल, ये 3-4 इसमें गांव हैं, अभी आप देखेंगे ये सारे आ चुके हैं। जो कुछ IDP जो रहते हैं वो आगे फर्दर दत्ताखेल, यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगता है, उसके बाद का इलाका है जहाँ पर IDPs आ रहे हैं। अभी कुछ गांव वहाँ पर भी आ गए हैं, खदर खेल, मदा खेल भी आ गए हैं। बट ये जो एरिया ये इसमें 100% लोग आ गए।
किस तरह के कुदरती ज़खायर हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में? सबसे बड़े तो ये वाले हैं यहाँ पर जो क्रोमाइट कॉपर है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और 3 इस वक्त सर्वे हो रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। एक सब डिवीज़न मीर अली में हो रहा है, एक स्पिनवाम में हो रहा है और एक एफआर लकी में हो रहा है। तो ये सारी कनेक्टेड वो माइन जो ऑयल एंड गैस लाइंस हैं, जो कि कहते हैं जिस तरह करक में निकले ऑयल एंड गैस, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है कोल या गैस या ऑयल। तो इसमें जो मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं, OGDCL वगैरह, BLP वगैरह, ये जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और अगर वो ऑयल एंड गैस की ये यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कुछ बड़े पैमाने पे हो जाती है, आई थिंक ये तो फिर इस इलाके के लिए एक गोल्ड माइन है। अच्छा, गोल्ड माइन तो है, लेकिन अमूमन ये बलूचिस्तान में भी ये शिकायत रही, अब कुछ लोग करक में भी ये शिकायत कर रहे हैं। मैं आते हुए करक के कुछ लोग मिले तो वो अपने गैस और उसके ज़खायर के बारे में कि जी हमारे इलाके में तो गैस निकल आया, अब खुद यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इस तरह के ज़खायर है उससे भी तो कुछ और लोगों की दुकानें तो सज जाएंगी, लेकिन ख़ुद इन लोगों का तो मकामी लोगों को फ़ायदा देने के लिए कोई आपने मैकेनिज़्म बनाया है? अच्छा, ये मैं आपको बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो देगान कॉपर माइनिंग वाला जो है, इसके बायलॉज के मुताबिक जो इसके कॉन्ट्रैक्ट आउट जितना भी चीज़ें हुई हैं उसके मुताबिक इस पूरे इलाके को फ़ायदा जो होना है वो मिसाल के तौर पे अप फ्रंट 300 मिलियन रुपीज़ दिए जा रहे हैं इस इलाके में, जिसमें स्ट्रीट पेवमेंट्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, जिसमें सोलराइजेशन है, जिसमें हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं। तो ये सारा है। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ है जो इसके MOU है उसके अंदर 17% ऑफ द प्रॉफिट जितना भी जो वहाँ से एक्सट्रैक्शन होगा वो जो 17% दोबारा इस इलाके पे लगेगा और उसमें 17% जो है वो जाएगा उस ट्राइब को इंडिविजुअली जिनकी लीज लैंड है, और उसकी एक ओवरसाइट कमेटी भी है जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को देख रही है, वो भी शामिल है उसमें। तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है। ये बोया हॉस्पिटल है जी, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको और फिर आगे चलेंगे। ये हमारा क्रिटिकल है, जो भी पेशेंट आते हैं क्रिटिकल केयर के लिए। ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, इंट्यूबेशन का सिस्टम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ये जो है ना सेक्शन है वो जो है ना हमारा कार्डिक मॉनिटर है, ठीक है, BP कार्डिक सारा कुछ मॉनिटर वही है, ठीक है। हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट आते हैं और हम फर्स्ट एड उनको देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे ये टेम्परेरी डिटेंशन थोड़े से वो हैं, जो थोड़ा सा स्टेबल होता है पेशेंट तो हम यहाँ पे हम रिकवरी के लिए रखते हैं। और ये हमारा टेम्परेरी डिटेंशन बेड्स हैं। यहाँ पे हमारा ECG है, ये पल्स ऑक्सीमीटर, और ये इन्फ्यूजन किसी को लगाना हो तो ये इन्फ्यूजन पम्प है। बोया देगान का इलाका है जिसको तालिबान का पेंटागान कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे ज़िंदगी न सिर्फ लौट आई है बल्कि ज़िंदगी की रौनकें भी लौट आई है। असल पख्तून कल्चर जिसको कहा जाता था, उसका एक मुजाहरा इस वक्त आप देख सकते हैं। और एक ज़माना था कि कबायली इलाके वो इन चीज़ों के लिए मशहूर थे। अतण न सिर्फ ये कि यहाँ पे एक रिवायत है, छोटे बच्चे, टीचर, हर एक अतण सीख रहा होता है, हर एक को अतण आता है। और यहाँ न सिर्फ ये कि इसको मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि जिस कबायली को अतण नहीं आता तो अतण ना आना मायूब समझा जाता है। बच्चियों को पढ़ने के लिए आते हुए अब
कोई खौफ तो महसूस नहीं होता, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ख़वातीन की एजुकेशन पे भी तालिबान की तरफ से पाबंदी होती थी, अब उस तरह का खौफ तो नहीं है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बोया वैली के अंदर 45 स्कूल्स हैं, जिनमें से 21 गर्ल्स स्कूल्स हैं। अच्छा जी हाँ, और ऑल 21 आर फंक्शनल नाउ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खौफ की बात नहीं है, बल्कि हर कोई वालिदैन कोशिश करते हैं कि जी उनकी बच्चियाँ स्कूल जाएं, इवन वोकेशनल ट्रेनिंग भी हासिल करें। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, मेरा नाम मलक जानज़ेब खान, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ख़ासकर मैं जो है अपनी जो है जॉब छोड़ के जो है मलक के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि मैं लोगों की जो है खिदमत कर लूँ यहाँ पे। हम बहुत शुक्रगुजार है कि इस स्कूल से वही स्कूल बना कि इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं ये यहाँ से कुछ पढ़ के कुछ बन जाएंगे। ऑपरेशन से पहले मैं जो है अबुधाबी में था, अभी जब यहाँ पे आ गए तो अभी हमारे लोगों की पहले जब हम यहाँ पे आ गए तो बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि ना यहाँ पे पानी था, ना कोई LED का लाइट थी, ना कोई टेलीफोन था, और बहुत प्रॉब्लम थे। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पानी की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, मलिक साहब उन कबाइलियों के लिए एक रोल मॉडल है जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं या जो कि बैरूनी मुल्क हैं, और उनमें से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने स्किल के साथ, अपने तजुर्बे के साथ इस वक्त ये धरती, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये दश्त, ये अपने उन लोगों के मुंतज़िर हैं। अर्ज यहाँ पे जितनी मैंने देखी हैं, बच्चों में पढ़ने का अर्ज, बच्चों में ज़िंदगी के हर शोबे में आगे जाने की अर्ज। इसी तरह वालिदैन में मैंने ये देखा, जब स्किल्ड लोग, जब महारत वाले लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी कौम की रहनुमाई करेंगे, तो पाक फ़ौज का या हुकूमत का वो काम या वो टास्क निस्बतन आसान हो जाएगा। नाज़रीन, नहायत खुशी का मुकाम है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ग्राउंड न सिर्फ ये कि बन गए हैं बल्कि दोबारा आबाद हो गए हैं, और वो ताकतें जो कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक तमाना चाहती थी, वो उन हाथों में अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा किताब आ रहा है, बैट आ रहा है, बाल आ रहा है, वॉलीबॉल आ रहा है, बास्केटबॉल आ रहा है, और वो सीने जिस पे वो सुइसाइड जैकेट सजाना चाहते थे और जिनको सुइसाइड जैकेट से अल्हम्दुलिल्लाह उन सीनों पे आज ये खूबसूरत और ये खेल के किट्स वो वापस आ गए हैं। तो ये बताइए, आप टीम के कैप्टन हैं? हाँ जी, मैं टीम के कैप्टन। क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन नाम है जी सर। इस खेल का क्यों इंतखाब किया है? कोई दूसरा क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? नहीं, हम लोग शौक है ना फुटबॉल के साथ। अच्छा, शौक फुटबॉल के साथ है। हाँ सर। लेकिन वो तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहना हुआ है, और इमरान खान तो क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट नहीं खेलते। हाँ सर। हाँ, तो कितने रोज़ाना यहाँ पे कितने लोग खेलने के लिए आते हैं? बहुत आता है, बहुत लोग आता है सर। अच्छा, और कोई डर खौफ तो नहीं होता? नहीं नहीं सर, डर खौफ नहीं है। मेरा नाम अजमतुल्लाह है। इसका शौक़ कैसे हुआ? बस कोई क्रिकेट खेलते हैं, बस हमें ये फुटबॉल से शौक़ है। हाँ। इसलिए दरमियान में आप लोग भी IDPs बन गए थे? हाँ, बन गए थे। अच्छा, तो कितने साल नहीं खेल सके फुटबॉल वगैरह? फुटबॉल 4-5 साल से नहीं खेले। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इस तारीख़ी सफ़र के अगले मरहले के तौर पर GOC नॉर्थ वज़ीरिस्तान मेजर जनरल हसन पाक अफ़गान सरहद पे ले गए। उन्होंने कुरम एजेंसी के बॉर्डर से लेके जनूबी वज़ीरिस्तान के बॉर्डर तक तमाम इलाक़ों का फ़िज़ाई मुआयना करवाया। जगह जगह हेली को उतार के वो अपने ट्रुप से भी मिले, और हमें वहाँ मकामी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज और FC के जवान अपनी सरहदों की निगरानी कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के 10 फोर्स के जवाब में अफगान साइड पे सिर्फ एक पोस्ट है, इसलिए बॉर्डर की निगरानी का ज़्यादा काम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अंजाम देना पड़ता है। मेजर जनरल हसन ने मज़ीद बताया कि माजी में जहाँ पे सिर्फ चौकियाँ हुआ करती थी, अब उसकी जगह छोटे मजबूत किले बना दिए गए हैं, जबकि बैकअप के तौर पर उससे कुछ फासले पे पाकिस्तानी साइड पे कम्युनिकेशन किले भी तामीर किए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इस तारीख़ी सफ़र के अगले मरहले के तौर पर GOC नॉर्थ वज़ीरिस्तान मेजर जनरल हसन पाक अफ़गान सरहद पे ले गए। उन्होंने कुरम एजेंसी के बॉर्डर से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान के बॉर्डर तक तमाम इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना करवाया। जगह जगह हेली को उतार के वो अपने ट्रुप से भी मिले और हमें वहाँ मकामी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज और FC के जवान अपनी सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के 10 फोर्स के जवाब में अफ़गान साइड पे सिर्फ एक पोस्ट है, इसलिए बॉर्डर की निगरानी का ज़्यादा काम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अंजाम देना पड़ता है। मेजर जनरल हसन ने मज़ीद बताया कि माजी में जहाँ पे सिर्फ चौकियाँ हुआ करती थी, अब उसकी जगह छोटे मजबूत किले बना दिए गए हैं, जबकि बैकअप के तौर पर उससे कुछ फासले पे पाकिस्तानी साइड पे कम्युनिकेशन किले भी तामीर किए गए हैं। से 2 टाइम्स ऊपर जाएगा और यहाँ पे वियर की एक्सकवेशन होगी, जो कि ग्राउंड लेवल से 30 फीट नीचे इसकी फाउंडेशन होनी है और 18 फीट हाइट वियर होएगा, जो कि फ्री ओवरफ्लो टाइप है और 18,000 क्यूसिक्स के लिए 78,000 क्यूसिक के लिए डिज़ाइन है। वो यहाँ से 2 कैनाल्स निकलेंगी, शेरा तला कैनाल और स्पेरा रगा कैनाल, जो कि टोटल 16,500 एकड़ को सैराब करेंगे। और फर्स्ट स्टेज में पावर जनरेशन की कितनी कैपेसिटी होगी और जब फाइनल शेप में आ जाएगा तो फिर कितनी होगी? स्टेज 1 जो केटू रिवर के ऊपर वियर बनना है उससे 18.9 मेगावाट होएगा और जो स्टेज 2 64.5 मेगावाट जो कुरम रिवर के ऊपर वियर बनेगा, वो स्टेज 2 बाद में लॉन्च होगा। बेसिकली अभी स्टेज 2 के ऊपर काम हो रहा है पॉलिटिकल इंस्पेक्शन और वापडा इंतजामिया, वहाँ पे लोगों की लैंड कंपनसेशन, उनकी बहाली, सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, ये मामला तय कर रही है। ये नेचुरल साइट अवेलेबल है और दिस प्रोजेक्ट इज़ 135 ईयर्स ओल्ड। 1860 में ये कहीं कंसीव हुआ था, उसके ऊपर 1966 में पहली दफ़ा इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी हुई और 2003 में फिर इसका PC1 बनना शुरू हुआ। लास्ट ईयर इसके ऊपर FW ने कॉन्टैक्ट लिए और हम मोबिलाइज हुए यहाँ पे। एक ज़माना था कि मीर अली पे उन लोगों का कब्ज़ा था कि जो पाकिस्तान के दिल को भी ज़ख्मी करते थे, जो पाकिस्तान के जिस्म को भी ज़ख्मी करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मीर अली में एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहां ज़ख्मी लोग आते हैं, जहां बीमार लोग आते हैं, लेकिन वो सेहतयाब होकर यहाँ से जाते हैं। इस वक्त इस हॉस्पिटल के MS हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितना अमला है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे पास 22 डॉक्टर हैं, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिफिशेंसी है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, अच्छा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट की डिफिशेंसी है, गायनेकोलॉजिस्ट की डिफिशेंसी है और चिल्ड्रन की डिफिशेंसी है। अच्छा,
उसकी वजह क्या है? फंड्स नहीं है या बंद नहीं मिल रहे? बंद नहीं मिल रहे। पाटा अक्सर ट्राइबल एरिया में स्पेशली डॉक्टर नहीं आ रहे। अच्छा, तो अपने वजीर और दावड़ जो बाकी मुल्क में खिदमत सर वो यहाँ से इस डोमिसाइल पे चले जाते, फिर इधर का रुख नहीं करते दोबारा। अच्छा, पेशेंट एवरेज कितने आ जाते हैं दिन में? तकरीबन 250 to 60 ओपीडी होती है। 250 to 60। और कुछ पेशेंट ऐसे भी जो कि एडमिट भी रहते हैं? एडमिट भी होते हैं सर, मेजर सर्जरी भी होते हैं, लिफ्राटोमी तक होती है, कालबेडर, कोलेसिस्टेक्टोमी, हार्निया, अपेंडिक्स, ये तो हमारी होनी चीज़ें। एक्सरे यूनिट फंक्शन है, इमरजेंसी 24 आवर विद एम्बुलेंस सर्विस। कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं? यहाँ पे सर हम ब्लड शुगर करते हैं, ब्लड यूरिया करते हैं, ब्लड कंप्लीट करते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और शुगर की टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, यूरिनरी, प्रेगनेंसी, मलेरिया, टाइफाइड, टाइफिडाट, ये मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। नाज़रीन, ये इस हॉस्पिटल का चिल्ड्रन वार्ड है। काका संगे ठीक ठाक? बिल्कुल। दे स्कूल के दाखिल करे थे? जी हमें दाखिल हाँ दाखिल मेरे दाखिल करे थे। हाँ हाँ, सबक भी हुआ है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी खुशाइंद अमर है कि चूँकि शमाली वज़ीरिस्तान एक बहुत बड़ा कबायली इलाका है, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए, और इलाज के साथ साथ जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट होते हैं उनकी खुराक का मसला भी होता है। और ये अमर खुशाइंद है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ मरीज़ों के साथ आने वाले गरीब अटेंडेंट्स के लिए यहाँ ये एक सस्ता दस्तखान भी लगाया गया है। और यहाँ मैं एक बार फिर पाकिस्तान के मुखय्यर लोगों से अपील करूँगा, वो लोग जो कि मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने इस तरह की सहूलियात गरीब लोगों को दे रखी हैं कि शमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान और इस तरह के इलाके वो उनकी नज़र करम की मुस्तहिक़ है। ये मेजर केस है, स्टेक्टोमी के लिए मैंने डाला हुआ है, और बदकिस्मत ये कि बिजली नहीं है, इसकी वजह से हम वो कर रहे हैं, हम उसको पोस्टपोन करेंगे। बिजली चली गई तो उसकी वजह से आपका ऑपरेशन भी मुतासर हो गया? ना सर, जनरेटर रियल, लेकिन बदकिस्मत जनरेटर आज ख़राब है। मैंने 10,000 रुपये दिए उनको कि इनके लिए वो स्लिप नहीं, वो ख़राब हो गई। अंदाज़न कितने घंटे लोड शेडिंग होती है यहाँ पे और कितने वक्त के लिए बिजली आती है? होता है कि सारा दिन भी बिजली गायब रहती है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमें एक्सप्रेस लाइन दिया जाए तो हमारी कोई भी काम हमारे अस्पताल की वो मुतासर नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है हॉस्पिटल की, न सिर्फ हॉस्पिटल की बल्कि स्कूलों की भी बड़ी अच्छी इमारतें बन गई हैं, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ओटी से लेके लेबॉर्ट्री तक और दीगर लवाज़िमात तक। लेकिन मैंने शमाली वज़ीरिस्तान में घूम फिर के ये महसूस किया कि दो बड़े शदीद मसाइल हैं। एक तो बिजली का बेइंतहा लोड शेडिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर सफ़र किया और तालिबान के हाथों वो सफ़र होते रहे, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से सफ़र होते रहे, उसके बाद एक लंबे अरसे तक ये बेघर रहे, और अब ये लंबे अरसे तक बेघर होने के बाद अपने उजड़े हुए घरों में वापस लौटे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान के और रियासती इदारों के खसूसी इनायतों के मुस्तहिक़ थे, लेकिन जहाँ हम बड़े शहरों में सिर्फ चंद घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं, शमाली वज़ीरिस्तान के लोगों को पूरा दिन लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर उनको इस तरह की अजियतों का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ऑपरेशन जारी था और बीच में बिजली चली गई। एक दूसरी कमी जो मैंने महसूस की यहाँ पे वो ये कि अच्छे स्कूल बन गए हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों में अच्छे असातिज़ा का फुक़दान है। अच्छे हॉस्पिटल बन गए लेकिन अच्छे डॉक्टर उनका फुक़दान है। ये इस तरह के चंद लोग हैं जो ये क़ुरबानी दे रहे हैं। यहाँ से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ख़ुसूसन वो डॉक्टर जो कबायली इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कबायली इलाक़ों के डोमिसाइल के सहारे वो स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। इस वक्त उनकी धरती उनको पुकार रही है, इस वक्त उनके लोग उनको बुला रहे हैं।
और उनमें से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आके यहाँ पे अपने इन भाइयों का हाथ बैठाएं और अपने लोगों को इलाज की सहूलत न सिर्फ ये कि फ़राहम करे, बल्कि इस तरह के जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी तरबियत का भी वो काम करे। अगर तो वो डॉक्टर नहीं आते तो फिर इन बिल्डिंग्स का और इन सहूलियात का कोई फ़ायदा नहीं। और ये गफलत है, ये जुर्म है गवर्नर साहब का, ये जुर्म है जो सरजद हो रहा है फाटा सेक्रेटरीट से, और ये जुर्म है जिसका मुर्तकिब हो रहा है सैफरान और हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस। अगर तो उन लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, फंड्स नहीं दिए, डॉक्टर्स नहीं भेजे, इंजीनियर नहीं भेजे, टीचर्स नहीं भेजे, सोसाइटी को बनाने वाले दीगर लोग नहीं भेजे, तो न सिर्फ ये कि शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों की वो लाजवाल क़ुरबानियाँ रायगा जा सकती है, न सिर्फ ये कि पाक फ़ौज के शुहदा का खुदा न खास्ता खून रायगा जा सकता है, बल्कि शुमाली वज़ीरिस्तान को जन्नत बनाने का जो ख्वाब देखा जा रहा है, खुदा न खास्ता वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और क़यामत के रोज़ इन कबाइलियों का पाक फ़ौज के उन शुहदा के हाथ होंगे और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का गिरबान होगा, गवर्नर इकबाल ज़फ़र जगड़ा का गिरबान होगा, फाटा सेक्रेटरीट और सैफरान के हुक्काम का गिरबान होगा, और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान के तमाम लीडरों के गिरबान होंगे कि उन्होंने क्यों इन कबायली इलाकों को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने क्यों अपने फ़ंड्स को और अपने वसाइल को इन कबायली इलाकों की तरफ डाइवर्ट नहीं किया। दो इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो सब डिवीज़न रज़मत में काबिल बताने के काबिल हैं। एक तो ये वाइट है और इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है जिसको हम बढ़ा रहे हैं। 6 महीने का इसमें कोर्स है, इसमें ऑटोकैड से लेके कंप्यूटर अवेयरनेस से लेके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरा APS रज़मत है, वहाँ पर भी उस पर काम शुरू हो गया इंशाल्लाह। वो है ये अप एंड रनिंग है, 6 महीने का कोर्स है। फाटा सेक्रेटेरिएट, फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हमें इसमें असिस्ट करती है। और अब जो नॉर्मल इसमें टेक्निकल नो हाउ है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसके अलावा ग्रूमिंग पे बहुत ज़ोर है। और उनकी एक रिक्रिएशन रूम है, उनके लिए बैठने की जगह है, उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे स्पीच कराते हैं। फिर उनको हम इस्लामाबाद, लाहौर लेके जाते हैं और वहाँ पर उनको दिखाते हैं। वाघा बॉर्डर है, बाकी जो हमारे यादगारें हैं, बादशाही मस्जिद है, इस तमाम जगह उनको दिखाई जाती है। ये बना के आप लोगों ने इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया है या कि इसको अब आर्मी चला भी रही है? पहला बैच जो है वो हम खुद रन कर रहे हैं। तमाम इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो हमारे आर्मी के हैं, यूनिट्स के हैं, JCOs और NCOs। वो क्योंकि बेसिकली इनका जो ग्रूमिंग पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो इनको डिसिप्लिन लाइफ रहना, उठना बैठना, नमाज़ पढ़ना, खाने के आदाब, ड्रेसिंग के आदाब, दीन की समझ। हमारा जो रिलीजियस टीचर है, जो ख़तीब होता है, वो इनको मॉर्निंग नमाज से लेके शुरू कराता है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो डे स्कॉलर्स हैं वो घरों को चले जाते हैं, और जो हॉस्टल वाले लड़के हैं उनके साथ वो रात तक की उनकी रूटीन है। इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने सामने जहाँ पर देखा है उसके सामने ग्राउंड है, तो उसको भी हम बेहतर कर रहे हैं। फिर इनके कुछ मैचेस वगैरह हैं, अंदर भी करवाते हैं। तो एक जो हॉस्टल, अच्छे हॉस्टल की लाइफ है वो भी दे रहे हैं, ना सिर्फ ट्रेनिंग। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो तो फिर तो फीसें भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वैसे भी यहाँ पहुँच कर हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो यहाँ फीसिस की क्या शरह है? हम स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दे रहे हैं, स्टाइपेंड देते हैं, हम खुद दे रहे हैं, उनसे फीस कोई नहीं ले रहे, वो स्टाइपेंड दे रहे हैं। और उसका 1,000-2,500 रुपया स्टाइपेंड है। लेकिन इसमें अभी हमें कुछ अखुवत एक NGO है जो लास्ट हमने बैच नौरक से पास आउट किया था, उन सब को उन्होंने 1-1 लाख रुपया और एक लैपटॉप
वो उन्होंने दिए। और 5 डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जो अमजद साकिब साहब ने, तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं। इसमें भी होपफुली हम स्टाइपेंड बढ़ा देंगे। 10 वैकेंसीज आर्मी ने, कोर कमांडर साहब ने वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने कहा कि जी हम जॉब देंगे उनको। जो बच्चे यहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग में रह रहे हैं उनको तकरीबन 8000 रुपीज़ पर मंथ हम उन पर ख़र्चा भी करते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, उनकी खाना पीना सारा चीज़ें हैं। और इवन जो बच्चे यहाँ पे डे स्कॉलर्स हैं वो भी यहाँ पे दोपहर को खाना हमारे पास खा के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। संगत चल रहे जोड़े ठीक ठाक, खैर खैरियत है। क्या नाम है आपका? हंजला जी। और वो नात से मुतासर के नाम रखा है दुर्मी हंजला? नहीं सर, पता नहीं, मेरे वाले साहब ने रखा है। अच्छा, कहाँ क्या रहने वाले हैं आप? मंजर खेल के। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं सर? अभी कंप्यूटर का जो कोर्स अभी जारी है सर। इससे पहले क्या करते रहे? सर ड्राइविंग। आपका नाम क्या है? अदनान अहमद। अच्छा, आप पहले क्या करते रहे? मैं तो पहले गांव में वैसे बस। अच्छा, वैसे फिर रहे थे? हाँ, वैसे पह रहे थे, कारोबार गाँव में। कि तालिबान के साथ? नहीं, तालिबान के साथ नहीं, तालिबान के साथ नहीं। और आप क्या करते रहे पहले? सर मैं मदरसा पढ़ रहा था। क्या सीख रहे हैं? अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। आप लोग इधर क्या सीख रहे हैं? बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन सीख रहे हैं। हाँ, अच्छा, पहले क्या करते रहे? तो अबू धाबी किया था। भी किए थे। क्या सीख रहे हैं? इंजीनियरिंग सर्वे। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले पढ़ते थे स्कूल में। अब पढ़ाई तो नहीं छोड़ी है ना, जारी है? नहीं, जारी है बिल्कुल जी। तो मैंने तो सुना है कि आप लोगों से फीस भी नहीं लेते। कौन सा फीस? ये हाँ, यहाँ ये या तो फीस नहीं लेते, हमें भी देते हैं वजीफ़ा।